वेलकम बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे, आई होप कि आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। अगर ऐसा है तो बेटा एक लाइक जरूर करें। कुछ भी अगर आप बेटा कमी पेशी नजर आती है या कुछ भी आप अपना व्यूज देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ के साथ शेयर करें जो लगता है IIT जेईई में है और उनको प्रिपरेशन की जरूरत है। अगर आप क्लास 11 12th में है तो आप सब्सक्राइब करके मेरा रेगुलर यूजर बने, बिकॉज लगभग मैं ऑन एन एवरेज हर रोज एक वीडियो बना रहा हूं। बच्चे, मेरा पूरा का पूरा मकसद है कि IIT जेईई तक का जितना भी कंटेंट है, लगभग 30-34 चैप्टर है, सारे चैप्टर के उठा के बेटा मैं एक तरीके से सीरीज डाल रहा हूं वीडियोस की, ताकि कोई भी पॉइंट कवर ना हो, इंक्लूडिंग अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलते हैं बेटा आगे, आज देखते हैं हमारे पास क्या है। तो बेटा आज है हमारे पास बायनोमियल सीरीज का लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर हम देखेंगे बेटा मल्टीनोमियल एंड इंटीग्रेशन एंड फ्रैक्शन पार्ट को। तो बच्चे, मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आपका IIT जेईई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले जो हमने पिछले लेक्चर में करा था ना, हमने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म करा था, तो उसके बेस पे हमने क्वेश्चंस तो करे थे, लेकिन पिछला लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। तो मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन, जो दो अच्छे क्वेश्चन है, उसको इस लेक्चर में रखा है। पहले हम उस लेक्चर को करेंगे, बाद में हम इन दोनों पार्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले हमें कहता है, क्वेश्चन है, कह रहा है गिवन दैट द फोर्थ टर्म इन द एक्सप्रेशन हैज मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी कि बेटा ये T4 है ना, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। अब अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट, अगर T4 सबसे ज्यादा मैक्सिमम है तो ये T3, न्यूमेरिकली की बात चल रही है बेटा, न्यूमेरिकली, तो T4 अगर सबसे ज्यादा है तो ये टर्म जो है T3 से बड़ी है या बराबर भी हो सकती है। साइमल्टेनियसली T4 जो है ये बड़ी या बराबर हो सकती है T5 से। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही था बच्चे कि अगर कोई न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो अपने वो लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ी या बराबर हो सकती है। इसी बेस पे बच्चे हमने एक फॉर्मूला डिजाइन करा था। जो फॉर्मूला था वो ये था बच्चे कि हमारा आपका फॉर्मूला था, जिसमें हमने ये बोला था कि एक होता है R विच इज इक्वल टू M एंड दूसरी साइड होता है M-1। एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया था जहां पे M जो होता है ना n+1, 1 प्लस में मॉड्यूलस x अपॉन में y था। अब बच्चे क्वेश्चन ये कि यहां पे ये R किस बात को शो कर रहा है। लेट्स से R जो है मेरे को 5 निकल के आता है, R की वैल्यू 5 है, यानी कि R 5 जो है R की वैल्यू ये शो कर रही है, ये जो नंबर है ये न्यूमेरिकली क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। अगर R जो है 5 पे ग्रेटेस्ट है तो टर्म कौन सी हो जाएगी, 6 टर्म सबसे ग्रेटेस्ट होगी। तो अब मेरे को क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि हमारी T4 टर्म जो है वो ग्रेटेस्ट है। T4 टर्म का ग्रेटेस्ट होने का मतलब T3+1 जो है वो ग्रेटेस्ट है। T3+1 ग्रेटेस्ट है, इसका मतलब R जो है वो कितना हो गया बेटा, 3 जो है ना बेटा वो लाई करेगा M और M-1 के बीच। तो हम एक एक बार उठाते हैं, M हमें पता चल गया बेटा n+1 है, तो यानी कि बच्चे हमारे पास n+1 अपॉन में 1 प्लस मॉड्यूलस x अपॉन y जो है ये वाला M ग्रेटर है बेटा इक्वल टू 3 के। नाउ द क्वेश्चन इज कि n क्या है, n हमारे पास 10 है तो ऊपर आ गया 11, 1 प्लस मॉड्यूलस x अपॉन y, तो x जो होता है प्लस के लेफ्ट हैंड साइड की फिगर होती है, y जो होता है प्लस के उस साइड की फिगर होती है, तो ये है बेटा 3x अपॉन में 8, और यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आया। बच्चे अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां पे तो 11 ही रहा बच्चे, यहां पे 1 प्लस 8 दूनी 16 अपॉन में 3 मॉड्यूलस x सिर्फ मैंने यहां पे रखा, क्योंकि बाकी सारी टर्म हमारी क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें मॉड्यूलस को कैरी करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे यहां से मैं देखता हूं कि मेरे पास 11 एलसीएम लिया मैंने, 3x मॉड्यूलस x प्लस 16 अपॉन में बेटा ये हुआ मेरे पास 3 मॉड्यूलस x, यहां से आया ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मॉड्यूलस x अपॉन में बेटा 3 मॉड्यूलस x प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 से बेटा 3 कट चुका है मेरा, अब 3 से 3 कट गया है तो मेरे पास आया बच्चे 11 मॉड्यूलस x, 11 मॉड्यूलस x अपॉन में 3 मॉड्यूलस प्लस में 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चे मैं यहां पे आपको दिखा दूं, ये आ गया मेरा 11 मॉड्यूलस x ग्रेटर देन इक्वल टू
11 को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो ये आया 3 मॉड्यूलस x प्लस में 16। अब बच्चे ये इधर जाएगा तो 8 मॉड्यूलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो 8 मॉड्यूलस x में अब सिर्फ यहाँ पे मॉड्यूलस x बच गया, तो मॉड्यूलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमारे पास एक सिचुएशन आई जहां पे हमने किससे कंपेयर करा बच्चे, हमने कंपेयर करा m से। m का मतलब यानी कि n+1 अपॉन में 1 प्लस एक्स कॉमन वाई। हालांकि बच्चे मैं चाहूं तो क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकता हूं, बट अल्टीमेटली वही होगा, फिर टर्म्स बहुत ज्यादा आएंगी, n फैक्टोरियल काटना पड़ेगा, जो सारी डेरिवेशन करी थी ना वो एक तरीके से इसका पार्ट बन जाएगी। तो इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, हम अपने फॉर्मूले जो है या अपने कॉन्सेप्ट पे ही चलते हैं। अगला वाला बेटा क्या है, अगला वाला कह रहा है अगली सिचुएशन में n+1 अपॉन में 1 अपॉन में x अपॉन y -1, ये छोटा और इक्वल टू 3 से है। n मेरे को पता है बेटा 10 है, तो ये बच्चे 10 आ गया। या फिर ये कहूं इतने पार्ट का सॉल्यूशन तो मैं अभी कर कर आया हूं, तो कहां तक का हम सॉल्यूशन ले लें, हम ले लेते हैं बेटा 11 इंटू 3 मॉड्यूलस x। तो हम ये ले लेते हैं 11 इंटू में 3 मॉड्यूलस x अपॉन में बच्चे हमने लिया 3 मॉड्यूलस x प्लस 16, 3 मॉड्यूलस x प्लस 16। अब -1 है और यहाँ पे 3 है, तो हमने बच्चे यहाँ पे करा 11 इंटू 3 मॉड्यूलस x माइनस में बेटा 3 मॉड्यूलस x माइनस में बच्चे 16 अपॉन में बच्चे 3 मॉड्यूलस x प्लस 16 लेस देन इक्वल टू 3। तो 11 33 यहाँ पे आया 30 मॉड्यूलस x माइनस में हुआ 16, इधर बेटा मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 9 मॉड्यूलस x प्लस में ये आया 48। तो यहाँ पे आया 21 मॉड्यूलस x, यहाँ पे उधर गया 64 मॉड्यूलस x जो है लेस देन इक्वल टू 64 अपॉन में 21। तो हमारे पास बेटा दो आंसर आ गए। पहला है कि जो मॉड्यूलस x है ना वो 64 और 20 अपॉन में 21 से छोटा है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। और अगर मैं कहूं कि जो हम छोटे वर्ड को यूज करते हैं लेस देन है, तो मेरे पास एक रेंज आ जाती है, ठीक है ना। बड़े में हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम की साइड जाते हैं, छोटे में जब होता है लेस देन का सिंबल तो हम उस रेंज में रहते हैं। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस मेरा जो आंसर है ना, जब मैं छोटे वर्ड को यूज करा तो ये माइनस के 64 अपॉन 21 एंड प्लस के 64 अपॉन 21 से बीच में है। तो इसका आंसर बेटा मेरा इन दोनों के बीच में है। होप सो आपको ये बात समझ में आई। लेकिन दूसरी साइड मैंने क्या बोला बेटा, हमने आंसर निकाला कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जब भी इनइक्वालिटीज में ग्रेटर देन का सिंबल आता है देन वी गो फॉर एक्सट्रीम्स। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि 64 को 21 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि ये 2 से बड़ा है। इट मींस बच्चे कि यहां पर मैं अब ग्रीन पेन यूज कर लेता हूं, तो यहां पर बच्चे आपका होगा -2, यहां पर होगा 2। मेरा जो आंसर होगा बच्चे वो इस साइड की ओर जाएगा, यहां से बेटा इस तरफ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो x का आंसर आया, x बिलोंग टू, ये आया बच्चे 64, यानी कि ये मेरा फर्स्ट इंटरवल है बच्चे, ये मेरा सेकंड इंटरवल है। तो मेरे पास आया -64 से 21 -2। हमारे पास क्या ये वैल्यूज इंक्लूड है? यस, बिल्कुल इंक्लूड है। यूनियन 2 से लेके 64 अपॉन में 21। तो बच्चे ये मेरा आंसर है। अब क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर फोर्थ टर्म हाईएस्ट है न्यूमेरिकली तो फाइंड द रेंज ऑफ x। तो x किससे और किसके बीच में होना चाहिए? तो x जो है ना वो इन सब बीच में होना चाहिए, यानी कि x 3 हो सकता है, आप ये कह सकते हो। 3 होने पर तब हमारे पास फोर्थ टर्म ही बेटा हाईएस्ट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आएगी। 3 हो सकता है, 21 को 64 डिवाइड करेंगे तो 3.1 भी हो सकता है क्योंकि उससे नीचे ही होना चाहिए। तो ये सारी सिचुएशन हमारे पास आई है। आई होप कि बच्चे आपको समझ में आया। मैं इस तरीके से नहीं गया, रीजन आपको बता दिया, क्योंकि वही फिर सारे तामझाम एंड फैक्टोरियल वगैरह काटना पड़ता, तो ये सारे प्रोसेस ऑलरेडी मैं करके आ चुका हूं। अब चलिए बेटा एक क्वेश्चन और अच्छा है, कहता है द इंटरवल इन विच x मस्ट लाई so that the greatest term in the expansion has the greatest coefficient is। यानी कि बच्चे x की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि इस टर्म यहां पे जो ग्रेटेस्ट टर्म है उसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हो। तो सबसे पहले हम एक सिनेरियो में चलते हैं।
हमें पिछली बार ये पता था कि बेटा पिछले क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है, इस बार हमें ये नहीं पता, तो हमें नहीं पता तो हम एक सिंपल सिचुएशन में चलेंगे, यानी कि मैंने कहा जो r है वो m इक्वल टू m माइनस वन से छोटा होना चाहिए। अब बच्चे m क्या है, तो मेरे को पता है कि यार 2n प्लस वन अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में मॉड्यूलस x, ठीक है ना। ये आया बच्चे हमारे पास, ये है m। m को कैलकुलेट करने के लिए बच्चे अब मैं यहां पे x की वैल्यू 1 डालता हूं, x की वैल्यू 1 डालता हूं तो मेरे पास आएगा 2n प्लस वन, क्योंकि बेटा मैं कोफिशिएंट्स की बात कर रहा हूं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि अगर x आ जाता है और हमें पता नहीं रखा कब है, तो हम उसको न्यूट्रल करने के लिए हम x की वैल्यू को 1 डालते हैं, सो दैट कि x का जो कोफिशिएंट का इंपैक्ट है ना वो नजर ना आए। तो 2n प्लस वन अपॉन में बेटा 2, तो ये आ गया बच्चे n प्लस वन बाय टू। अगर मेरा m ये है तो r जो है मेरा n प्लस वन बाय टू से लेके n माइनस वन बाय टू तक होगा। अगर n इस रेंज से लेके इस रेंज तक है तो मैं r की वैल्यू बोलूंगा मेरे पास n है। अब r की वैल्यू n है यानी कि r n है, तो टर्म जो है ना वो n प्लस वन है, ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। अब मुझे ये पता चल गया कि यार इस सीक्वेंस के अंदर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो ये है। अब पिछले वाले जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से मेरे साथ ये T4 है, तो हमने क्या करा था, हमने फिर उसी कॉन्सेप्ट को यूज करा था। इस जैसे इस बार मैंने x की वैल्यू डाली है न्यूट्रल करने की ताकि कोफिशिएंट पता चले, अब मैं x की वैल्यू नहीं डालूंगा, कॉन्सेप्ट वही है। अगर मैं इसको इसी कॉन्सेप्ट से जाऊं कि यार ये tn प्लस वन है ना, ये tn और tn प्लस टू दोनों से बड़ी होगी, तो इसी बेस पे हम कंपैरिजन करके देखेंगे, तो अल्टीमेटली मेरे को रिजल्ट यही मिलना है। तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मेरा n है, ठीक है ना, क्योंकि इस r के अकॉर्डिंग इसमें जो r आया उसके अकॉर्डिंग मेरे पास r n है। n जो है ना बच्चे आपका 2n प्लस वन अपॉन में 1 प्लस वन बाय मॉड x, और 2n प्लस वन अपॉन में 1 प्लस वन बाय मॉड x माइनस वन के बीच में है, ठीक है। तो द ओनली डिफरेंस कि पीछे वाले में हमने कोफिशिएंट निकालने थे तो x की वैल्यू डाल दी, इस बार मेरे को जो है आंसर मिला हुआ है, तो इसलिए मेरे को वैल्यूज डालने की जरूरत नहीं है। तो आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि पीछे वाले क्वेश्चन में मेरे को r निकालना था तो मैंने यहां पे x की वैल्यू डाल ली, अगर मेरे को x निकालना है तो ये मेरे को गिवन होना चाहिए, जस्ट लाइक इक्वेशन, एक चीज गिवन होनी चाहिए दूसरी चीज निकालनी चाहिए। सो बढ़ते हैं आगे बेटा, हम यहाँ पे देखते हैं तो एक एक बारी लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया n लेस देन, हमने लिया बेटा n जो है लेस देन है 2n प्लस वन अपॉन में बच्चे 1 प्लस वन अपॉन में मॉड x। अब बच्चे यहां पे मैं जो है जो भी कैलकुलेशन करी है, अब इस अकॉर्डिंग मैं अगर समझूं इस बात को, तो 1 प्लस वन अपॉन मॉड्यूलस x है, n है, एक साइड हमारे पास 2n प्लस वन है। नाउ अब थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना है तो बच्चे मैंने क्या करा, 1 प्लस वन अपॉन में मॉड x, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2n प्लस वन, तो 1 अपॉन में मॉड x यहां से आया बेटा, तो ओके ये अपॉन में n भी जाएगा, n, तो यहां से 2n प्लस वन अपॉन में n माइनस वन, लेस देन आया बेटा 2n प्लस वन माइनस n अपॉन में n, तो ये आ गया बेटा n प्लस वन अपॉन में n, ये आया बच्चे 1 अपॉन मॉड x, 1 अपॉन मॉड x। अब बच्चे इनको उधर ले जाएंगे या रेसिप्रोकल करेंगे, सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि इधर मॉड्यूलस x आ जाएगा, आप उधर लेके चले जाइए, n अपॉन में n प्लस वन आ जाएगा। तो एक सिचुएशन हमारे पास ये आई। दूसरी सिचुएशन है कि नाउ दिस टाइम n जो है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू है 2n प्लस वन अपॉन में 1 प्लस वन अपॉन में मॉड x माइनस वन से, तो इधर करा n प्लस वन आ गया, यहाँ पे 2n प्लस वन, 1 प्लस में 1 अपॉन मॉड्यूलस x। अब इसको उधर लेके चले तो 1 अपॉन में मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2n प्लस वन अपॉन में बेटा n प्लस वन। 1 अपॉन मॉड x को अकेला छोड़ा हमने, 2n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन माइनस वन करा, यहां से बच्चे मुझे मिला
2n+1 -n-1 अपॉन में n+1, 1 से 1 कट गया बेटा, यहाँ पे बचा ऊपर मेरे पास n अपॉन में n+1, 1 अपॉन में मॉड्यूलस x, तो 1 अपॉन में मॉड्यूलस x। अब बच्चे x को उधर ले जाऊं, इसको इधर ले आऊं, तो मेरे पास बचेगा n+1 अपॉन में n। दिस सिंबल डज नॉट इम्पैक्ट, ठीक है। तो हमारे पास अब जो है बेटा, एक बार कह रहा है कि मॉड्यूलस x है ना n अपॉन n+1 से छोटा होना चाहिए। तो लेट्स से मैं इसको एक नंबर दे देता हूं। हमने अभी बोला कि मॉड्यूलस x जो है वो किसी नंबर से छोटा है, तो मैंने बोला यार छोटा है तो लेट्स से मैं इसको सपोज कर लो, मैं इसको थोड़ी देर के लिए p और इसको थोड़ी देर के लिए q नाम दे देता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन, कुछ समझाना है। तो x जो है छोटा है p से, तो मैंने कहा ठीक है यार, अगर p से छोटा है तो इसकी जो रेंज है वो लिमिटेड हो गई। एक बार जो हो गया मेरे पास p आ गया, इधर भी p आ गया और इधर माइनस p आ गया। अब ये इनके बीच में लाई करेगा। अगले वाले के लिए बेटा मैं ग्रीन पेन यूज कर लेता हूं, तो ग्रीन पेन को यूज करके दिखाऊं तो मेरे पास ये बोल रहा है कि ये q से बड़ा है, तो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू q है मॉड्यूलस x। तो q मुझे अब आइडिया नहीं है बेटा, एक सेकंड, बेसिकली आइडिया तो होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। तो n+1 अपॉन में n, तो q जो है ना वो p से बड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि n+1 ऊपर है, तो n एक नेचुरल नंबर भी होगा, तो q जो है p से बड़ा है। तो q लेट्स से बेटा यहां पर तो q जो है हमें कह रहा है यहां से यहां तक, एंड q बड़ा है तो p से बड़ा है, यानी कि 5 एंड देन माइनस q यहां से आया, यहां से लेके यहां तक है। तो सो व्हाट वी गेट अ रिजल्ट, बच्चे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ओहो बच्चे, मैंने ना उल्टा बना दिया। मॉड्यूलस x p से बड़ा है, ओ मैंने सिंबल उल्टा बना दिया बच्चे। ओके ठीक है, तभी कहूं ये गड़बड़ क्यों आ रही है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल्स के अंदर में गड़बड़ जो आ रही है। तो मॉड्यूलस x जो है बेसिकली बड़ा है p से, एंड दिस फिगर इज स्मॉलर देन q से। तो स्मॉलर देन है तो मैं थोड़ा सा इनको रफ भी कर देता हूं, एंड यहां से मैंने वापस ग्रीन के अंदर आया, तो मैंने कहा यार ये मेरा Q है, ये भी मेरा Q है, तो ये इनके बीच में होना चाहिए। एंड इसके बाद मैंने ये बोला कि यहाँ पे P है, ये भी P है, तो ये भी P है, तो ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए। तो P की वैल्यूज जो है मेरे को मिल चुकी हैं। नाउ व्हाट आई डू कि अब बच्चे ये दोनों जो है आपके नेगेटिव हैं और ये दोनों आपके पॉजिटिव है। तो P जो है बच्चे आपका है ये वाला फिगर जो है n अपॉन में n+1, Q जो है वो ये वाला फिगर है विच इज n+1 अपॉन में n। तो नाउ बच्चे अगर हम यहाँ पे समझे P और Q नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो सबसे पहले मेरे पास नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता। रीजन, n एक नेचुरल नंबर होगा जिसकी पावर 0 से लेके इंफिनिटी जाएगी, बट एक इंटीजर नंबर होगा, होल नंबर जिसको कह सकते हैं। तो ऊपर भी एक पॉजिटिव नंबर, नीचे भी एक पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर कभी जनरेट नहीं करेंगे, तो दैट्स व्हाई हमारा आंसर इन दोनों के बीच में होगा। आई होप आपको बेटा ये पूरी बात समझ में आई होगी। तो हमारा आंसर क्या बना है, आंसर नंबर बी बना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, आगे चलते हैं। अब आ रहा है मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल का मतलब होता है, हमने बच्चे अभी तक a प्लस बी की पावर n खोले, क्या होगा अगर हमें c प्लस a प्लस बी की पावर n खोलने को मिले। यार अब देखो आता तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक पार्ट बना लूंगा, इसको दूसरा पार्ट बना लूंगा, तो यानी कि a और b को मैं कंबाइंडली यूनिट मान के चलूंगा। नाउ वी हैव अ टू पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसकी जनरल टर्म हम कैसे लिखते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं बच्चे आपकी NCR इनटू में c की पावर n माइनस आर, इनटू में मैं यहां पे थोड़े से चेंजेस कर देता हूं, मैं r को कैपिटल R से डिनोट कर देता हूं, कैपिटल R, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी बेटा कैपिटल R।
इनटू में बच्चे हमारे पास आया a प्लस बी की वैल्यू r। अब बच्चे ये वाला जो एक्सपेंशन है हम इसकी भी तो जनरल टर्म लिख सकते हैं। तो इसकी जनरल टर्म हमारी होगी बच्चे आपकी NCR इनटू में a की पावर n माइनस r इनटू में b की पावर r। तो ये जनरल टर्म लिखी एक्सपेंशन के अंदर, मतलब एक्सपेंशन था। इधर से बेटा हमारे पास c की पावर n माइनस वन r चल रहा है और यहां पे है NCR। अगर मैं इसको खोलूं तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल इनटू में c की पावर n माइनस r इनटू में n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल इनटू में बेटा a की पावर n माइनस r इनटू में बेटा b की पावर r। अच्छा ये कैपिटल वाला है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। नाउ व्हाट हैपन कि हमारे पास कुछ कटा, CR ओह बच्चे थोड़ी सी मैंने लग रहा है गड़बड़ कर दी है एंड दोनों बार R सेम ले लिया है, तो मुझे R सेम नहीं लेना चाहिए था। तो NCR n माइनस R एंड ये वैल्यू हो जाएगी R। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरी n माइनस R और ये वाली वैल्यू हो जाएगी बच्चे मेरी R। तो n फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा बच्चे आपका R फैक्टोरियल एंड n माइनस में R फैक्टोरियल। तो अब बच्चे c की पावर n माइनस R ठीक है n R, तो कटना चाहिए मेरे बच्चे। शिट बच्चे मैंने फिर, हाँ मेरे को लग रहा है ये मैंने काफी बड़ी गड़बड़ कर दी है बच्चे। मैं इतने पार्ट को बच्चे फिर से रब कर देता हूँ क्योंकि मैंने जो गड़बड़ करी है काफी बड़ी करी है। हाँ बच्चे तो इसका बेसिकली हमारे पास होगा आर सी आर इंटू में ए की पावर आर माइनस आर इंटू में बी की पावर आर। मैंने जो पावर थी वो एन ही ले ली थी, तो डेट्स वाई दिस इज आर फैक्टोरियल। ओके बीच में ये भी तो आएंगे भाई साहब। तो ये हुआ सी की पावर एन माइनस में आर। अब इंटू में होगा आर फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल आर माइनस आर आर छोटा आर फैक्टोरियल इनटू में बच्चे हमारे पास क्या आएगा बेटा अब, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा a की वैल्यू r माइनस आर इनटू में b की वैल्यू r। तो यहाँ से r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल गया n माइनस आर सी जो भी है r फैक्टोरियल छोटा r फैक्टोरियल एंड बड़ा r। तो हमारे पास जो बचा वो है n फैक्टोरियल। यहाँ पे बेटा हमारे पास बचा n माइनस में r फैक्टोरियल इनटू में हमारे पास बचा r माइनस आर फैक्टोरियल बड़ा R माइनस छोटा r फैक्टोरियल इनटू में बेटा मेरे पास r फैक्टोरियल a की पावर होती है r माइनस r b की पावर है बेटा हमारे पास जो भी नेक्स्ट टर्म है बच्चे वो है n माइनस r c पहले लिखना चाहिए था। तो c हम पहले लिख देते हैं, c की पावर है n माइनस r, इसके बाद a जो है r माइनस r और इसके बाद b जो है वो है मेरे पास r। तो अगर आप ध्यान से समझें, अगर मैं इसको x नाम दे दूं, इसको मैं y नाम दूं और इसको z नाम दूं, तो यही चीजें नीचे भी हैं, देश देश देश। तो अगर मैं कहूं हमारा खुला कैसे या हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, नीचे आया x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल z फैक्टोरियल। यहाँ पे बेटा a की वैल्यू मैंने जो है c की वैल्यू x रख दी, a की वैल्यू मैंने y रख दी और b की वैल्यू आपने z रख दी। तो हालांकि वैल्यू कुछ भी रखे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इन नटशेल अगर मैं कहूं कि मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की पावर का बेटा n आ रहा है, तो ये खुलेगा बच्चे n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल z फैक्टोरियल, जहां पे a की पावर है x, b की पावर y, c की पावर होती है मेरी z। बट द इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो भी ये मेरी पावर आई है ना, जैसे n माइनस आर ये वाली, अब मैं इसको
मैं इसको पिंक पेन से लेता हूं, देखो n माइनस आर ये वाली जो चीज आई है, तो ये अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो होगा क्या बच्चे, n माइनस आर प्लस आर माइनस आर प्लस आर, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, तो बचेगा क्या मेरे पास n। तो इसका मतलब है जितनी भी पावर्स है ना, उन सब का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो मेन ओरिजिनल पावर के बराबर होगा। क्योंकि पूरे प्रोसेस में अगर आप नजर डालें तो हमने पावर को ही डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ब्रेक करा हुआ है। तो आई होप बच्चे आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी। एक सिंपल लॉजिक है, हमने आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हो कि किस तरीके से हम वहां पे करते थे, तो वहां पे दो में पावर जो है वही सेम नीचे आती थी, यहाँ पे तीन है तो वही लॉजिक फॉलो करा है। पैटर्न को कह सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो खैर हमारे पास फॉर्मूला तो आ गया, अब हमारे पास क्वेश्चन की बारी है। तो बच्चे ये पूरा इस बार x की फॉर्म में है, तो मैं इसको जैसे ये x है तो दो तीन टर्म हो गई। तो मैंने कहा मेरे पास है 9 फैक्टोरियल, ऊपर खोलने का तरीका क्या था बच्चे, n फैक्टोरियल अपॉन में बेटा जो पावर होती है x फैक्टोरियल y एंड z, यहाँ पे a की पावर x, b की पावर y, c की पावर है z। तो यहाँ पे टर्म्स x y z में है, तो हम ये कहते हैं हमारे पास a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल, कुछ ऐसी हम टर्म लेंगे। तो यहाँ पर आया 2x की पावर a माइनस 3y की पावर जो है हमारे पास b एंड 4z की पावर है मेरे पास c। तो कॉफिशिएंट किसके चाहिए बेटा, x3 y और z के। तो एक काम करते हैं बच्चे, कॉफिशिएंट निकालना है, 2 3 4 को साइड निपटाते हैं। तो ये हो गया बच्चे मेरे पास 9 फैक्टोरियल a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल इनटू में 2 की पावर a माइनस 3 की पावर b इनटू में 4 की पावर c इनटू में x की पावर a इनटू में y की पावर b इनटू में z की पावर c। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द x की पावर a, y की पावर b एंड z की पावर c। क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन ने बोला है कि हमें है ना x की पावर 3, y की पावर 4 एंड z की पावर 2 चाहिए। तो यार अब ठीक है, हम पुराने जैसे मेथड से तो नहीं कर सकते कि यार कंपेयर करके दिखाएं, वैसे भी आप ये आईआईटी जेईई में ही आएगा। तो बेसिकली आप यहाँ समझ सकते हो कि a की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, आपकी a की वैल्यू आपकी 3 हो गई, b की वैल्यू आपकी 4 हो गई, c की वैल्यू आपकी 2 हो गई। तो मेरे को बस यही पुट करना है। तो मेरे पास आया 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इनटू में 2 की पावर a, 2 की पावर a यानी कि 3 माइनस 3 की पावर 4 एंड इनटू में 4 की पावर 2। हमें खोलने की जरूरत नहीं है बेटा, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी के लिए सिर्फ ये समझने के लिए था, बाकी एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग आप आंसर लगा देना। आगे चलते हैं बेटा, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a5 b4 c7। इस बार कंबाइंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने फिर से वही करेंगे बेटा। इस बार 8 फैक्टोरियल है। अच्छा इस बार मैंने x फैक्टोरियल, y फैक्टोरियल, z फैक्टोरियल नीचे लिया, इनटू में बेटा bc की पावर x इनटू में ca की पावर y इनटू में ab की पावर हम z लेंगे। तो रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चे मेरे को, b की पावर यहां पर x है एंड b की पावर z है, तो b की पावर हो जाएगी x प्लस z इनटू में a की, पहले a है तो a ही ले लेते हैं। तो बच्चे a मेरे को पहले मिला, तो a को लिया मैंने, a जो है मेरे पास y प्लस z है, y प्लस जेड इंटू में b क्या है बेटा मेरे पास x प्लस जेड इंटू में c क्या है बच्चे मेरे पास c है x प्लस y। तो यहां से a की जो है हमें जो चाहिए आंसर वो है a की पावर 5, b की पावर 4, c की पावर 7। दैट मीन्स कि मेरे को y प्लस जेड जो है वो क्या मिल गया बेटा, 5 मिल गया। अगर मेरे को y प्लस जेड जो है वो 5 है, ठीक है। अब y प्लस जेड 5 है, साथ के साथ में मेरे पास x प्लस जेड वो है मेरे पास 4 एंड x प्लस y वो है मेरे पास 7। अगर मेरे को ये तीनों मिल गए हैं बेटा, साथ के साथ मेरे को पता है यार इनके पास जो भी पावर का सम होगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड जो भी हमने यहाँ डिनोमिनेटर में दिखाई है, ठीक है ना, या जो इनकी पावर्स है बेटा, पावर का सम तो हमारे पास 8 ही होगा। तो इसी लॉजिक से क्रैक करते हैं ना, y और z जो है मेरे पास 5 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, 3 यहाँ पे रखा तो z की वैल्यू 1 आ गई।
x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई, 4 3 7 और 1 8। तो इसका मतलब मुझे कोफिशिएंट चाहिए था और कोफिशिएंट के लिए मैंने कहा यार 8 फैक्टोरियल ये रहा, अपॉन में x है 3 फैक्टोरियल, y है 1 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। इनसे मतलब नहीं है, कोफिशिएंट निकालना था। होप आसान क्वेश्चन था ये भी, बट ठीक है, इन क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। अब इन क्वेश्चन में दिमाग लगाना है तो इस चीज को समझो बेटा। कह रहा है कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट यहां पर क्या क्या होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हर टर्म में मतलब दो टर्म में x है, तो फिलहाल मैं इसको न्यूट्रल करता हूं, फिर हम कोफिशिएंट पे जाएंगे। तो 7 फैक्टोरियल तो ऊपर आएगा, नीचे आ गया बेटा a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल इंटू 1 की पावर a प्लस में x की पावर सॉरी इंटू में x की पावर b इंटू में माइनस 2 x स्क्वायर की पावर c। तो 7 फैक्टोरियल ये रहा, अपॉन में a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल। a की पावर तो बेटा अब यहां से कह सकते हो इसका रोल खत्म ही हो गया, यहां से माइनस 2 की पावर c को अलग करा तो x की पावर आ गई b प्लस 2c। अब बच्चे यहां पे b प्लस 2c है ना, 4 होना है, एंड कंडीशन ये है कि a प्लस बी प्लस c जो है वो 7 है। तो अब देखो, मैं ना अलग अलग ऑप्शन में चलता हूं। a प्लस बी प्लस 7 है, दूसरा है बेटा b प्लस 2c, यानी कि जो x पावर है उसको कितना होना है, 4 होना है। तो ये दो कंडीशन है, एक a प्लस बी प्लस सी, दूसरा b प्लस 2c, क्योंकि x की पावर जो है वो b प्लस 2c की फॉर्म में आई है और मुझे 4 मांगी हुई है। तो यहां पे मैं a b c तीनों ऑप्शन रख के देखूंगा। अब देखो बेटा b प्लस 2c में क्या क्या वैल्यूज पुट करूं कि मेरा 4 आ सकता है। तो देखो एक बार तो है सब जीरो बना लो, क्या मैं b को जीरो बना लूं, हाँ बन सकता है। ऐसी कंडीशन में c क्या आएगा 2, तो b जीरो c 2। तो अब a क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू ए बी सी इज इक्वल टू 7, मेरे पास आया 5। अगला है बेटा, अगर मैं b और 2c के अंदर अब मैं c को जीरो डालता हूं तो c जीरो हुआ, b 4 हुआ, ऐसी कंडीशन में a 3 आएगा ऊपर वाले इक्वेशन से। अच्छा, दोनों को एक एक बार जीरो कर लिया, क्या हम कोई और वैल्यू भी रख सकते हैं। देखो जीरो रख लिया, 1 2 3 4 जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज ट्राई करते हैं। तो अगली वैल्यू जैसे b को जीरो रख लिया, अब b को 1 रखेंगे तो b उधर जाएगा, ठीक है ना, और ये सारा डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में तो नहीं चाहिए मुझे। सो दैट्स व्हाई अब हम क्या करें तो बच्चे, हम b की वैल्यू क्या और रख सकते हैं। b की वैल्यू 1 रख दिया, आंसर नहीं आ रहा। b की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो उधर जाके 2 होएगा, इधर जाके बेटा मेरे पास c1 आ जाएगा, एंड a जो है बेटे मेरे पास 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा b की वैल्यू 3 रखेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो फायदा नहीं है। एंड 4 पे भी बेटा मेरे पास हम ऑलरेडी जीरो रख चुके हैं। तो बस बच्चे हमारे पास ये तीन पॉसिबल आंसर आएंगे, यानी कि तीन पॉसिबल वैल्यूज जो है ना x की, जो है x की पावर 4 का कोफिशिएंट बनाएंगी। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास आया 7 फैक्टोरियल तो ऊपर आ गया, एक बार आया 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल इनटू में माइनस 2 की पावर 2। दूसरे नंबर पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 फैक्टोरियल, ठीक है, सॉरी ये ऑप्शन है यानी कि प्लस। दूसरा बेटा हम कैसे बना सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इनटू में माइनस 2 की पावर 0। तीसरे नंबर पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, 7 फैक्टोरियल है तो 7 तो ऊपर रहेगा ही, फिर है 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इनटू में बेटा मेरे पास आया माइनस 2 की पावर 1 आ गया। होप कि बच्चे आप ये बात समझे कि हम ये चीज कैसे लेकर आए हैं। इसी चीज को अब बेटा एक क्वेश्चन और करके हम एक्सप्लेन करते हैं। नाउ दिस टाइम वी रिक्वायर द कोएफिशिएंट ऑफ x7 एंड सेम है हमारे पास दो टर्म्स में है, तो हम जल्दी से बेटा इसको लिख लेते हैं। 10 फैक्टोरियल, a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल, यहां पे 1 की पावर हो गई a इनटू में 3x की पावर हो गई b एंड माइनस 2x क्यूब की पावर हो गई c। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे तो बच्चे a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल, तो 3 की पावर b अलग कर दिया और माइनस 2 की पावर c अलग कर दिया, तो x की पावर आ गई b प्लस 3c। ठीक है, अच्छा x की पावर b प्लस 3c है तो हमारे पास एक सिचुएशन तो है
कि x प्लस वाई, सॉरी बच्चे, मेरे को तो ए बी सी लिखना था। a प्लस बी प्लस सी जो है मेरा 10 है। अब a प्लस बी प्लस सी मेरा 10 है एंड b प्लस थ्री सी मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास 7 आ जाएगा। नाउ आई हैव अ वैल्यू जहां पे मैंने a b c निकालना है। पहला केस लेते हैं जहां पे मैं ये कहता हूं b प्लस थ्री सी 7 कैसे हो सकता है। अगर b की वैल्यू मैं सपोज कर लो बेटा, अगर b की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो 1 उधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 और 1 ये हो जाएगा 7, पॉसिबल है। अच्छा b की वैल्यू, अब b की वैल्यू 1 रख ली है, 0 रख नहीं सकते क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। 2 रखेंगे तो भी नहीं है, 3 रखेंगे तो भी फायदा नहीं है, 4 रखेंगे तो b की वैल्यू 4 रखी, माइनस हुई तो c की वैल्यू आई 1। अब हम C पर आते हैं तो C की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं, बिल्कुल C की वैल्यू 0 रखेंगे तो B 7 हो जाएगा। एंड अगर बच्चे हम कहें कि C की वैल्यू 1 रखेंगे तो ऑलरेडी है हमारे पास, 2 रखेंगे तो ऑलरेडी है, 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब नहीं बनता। तो यस, दिस टाइम वी आल्सो हैव अ 3 केसेस। अच्छा, दोनों सिचुएशन में 4 और 1 5 आ गया तो A यहाँ पे 5 है, 7 आ गया तो A 3 है। अगेन मेरे पास इसकी 3 वैल्यूज हैं और तीनों को हम डालेंगे जिससे हमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट मिल जाएगा। होप आपको ये बात समझ में आई कि किस तरीके से हमें मल्टीनोमियल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। बहुत इजी पार्ट है, ऐसा कोई डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं है। नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू अ इंटीग्रेशन एंड फ्रैक्शन पार्ट। बच्चे, हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आएंगी जैसे मेरे को बोल दिया √3 प्लस 5 की पावर 7 है, इसके अंदर का इंटीग्रेशन पार्ट निकालो या फ्रैक्शन पार्ट निकालो। फ्रैक्शन पार्ट का मतलब होता है 0 टू 1, जो कि हमें बेसिकली पॉइंट में निकले। तो इसके लिए हमें है ना कोई एक्सपेंशन की जरूरत होती है। अगर x प्लस वाई की n और x माइनस वाई की पावर n, इनमें को मैंने जब खोला, हालांकि ये बेटा सबसे पहले प्रॉपर्टी में मैं कवर कर चुका हूं, तो एक बार इनको ऐड करने पर क्या हो रहा है, एक बार एक को जब मैंने ऐड करा तो मेरे पास 0 2 4 यानी कि बेटा इवन नंबर बचते हैं। और अगर मैं इन्हीं को आपस में माइनस करता हूं तो मेरे पास ऑड नंबर बचते हैं। तो बस बच्चे, यही इसी चीज की इंपॉर्टेंस है कि मेरे पास अगर मैं सेम सीक्वेंस को ऐड करता हूं, ठीक है ना, तो मेरे पास इवन नंबर बचेंगे क्योंकि ऑड आपस में कट चुकी होती है। इसका रिजल्ट का हमें यूज करना है एंड वी हैव द क्वेश्चन जिसमें हमें बोल रहा है, क्या कह रहा है 2 प्लस √3 की पावर n i प्लस f है, जहां पे i और n पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स हैं और f जो है वो बेटा 0 से 1 के बीच में। तो बेसिकली क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन कह रहा है 2 प्लस √3 की पावर मेरे पास n है, तो अगर इसके खोलोगे तो इसके अंदर दो पार्ट आएंगे, इंटीग्रल पार्ट भी आएगा एंड फ्रैक्शन पार्ट भी आएगा। तो इंटीग्रल पार्ट का मतलब है बेटा 5 4 6 और फ्रैक्शन पार्ट का मतलब है 0 पॉइंट समथिंग 2 3 4, इस तरीके से। तो कह रहा है कि अगर इसको ऐसे करा, ठीक है ना, तो इसके अंदर दो चीजें निकलेगी, एक इंटीग्रल पार्ट निकलेगा, एक फ्रैक्शन पार्ट। तो मेरे को बोल रहा है 1 माइनस आई, 1 प्लस वो आई प्लस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। तो इन दोनों में से मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, आई प्लस मेरे पास एफ है। मेरा क्वेश्चन है कि 1 माइनस में एफ क्या होगा, ठीक है, सो दैट मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकूं एंड अपने एक रिजल्ट तक पहुंच सकूं। तो बच्चे, इसमें अभी अभी एक चीज बताई कि अगर मैं 2 माइनस √3 की वैल्यू n ले लूं, ठीक है, तो जैसे ऊपर वाले में हमने बोला कि अगर हम इसको खोलेंगे तो एक इंटीग्रल पार्ट मिलेगा, एक फ्रैक्शन पार्ट मिलेगा। इसमें भी हम देखते हैं बेटा 2 माइनस √3 होता है 1.73, यानी कि पॉइंट का कोई नंबर मिलेगा। पॉइंट के नंबर की कोई भी पावर पॉइंट में मिलती है, दैट मींस कि अगर मैं 2 माइनस √3 n को खोलता भी हूं या जो भी रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट जो है ना ऑलवेज अ फ्रैक्शन पार्ट, जिसको मैं f डैश से नोट कर रहा हूं। आई बसन में क्यों क्यों आएगा बेटा 2 माइनस √3, 0.73 माइनस करेंगे 0.27, कोई भी पावर लोगे पॉइंट पे रहेगा, दैट्स व्हाई इसका रिजल्ट एक फ्रैक्शन पार्ट होगा। अब बच्चे ध्यान से देखो, मेरे पास है ना √3 है,
√3 की अगर जब जब इवन पावर आएगी 2 4 6 8, ठीक है ना, मेरा रूट हटेगा, एक प्रॉब्लम जो हटेगी ताकि वो एक जो रूट वाला नंबर जो फ्रैक्शन के अंदर है वो एक इंटीजर में कन्वर्ट होगा। तो दैट्स वाई मैं लाइन डाल के इनको क्या करता हूं, ऐड करता हूं। इनको ऐड करूंगा तो बच्चे मैं अभी अभी डिस्कस करके आया, यहां पर ये है 2, बाहर रख दिया। अब अंदर क्या आएगा बच्चे, मेरे पास आएगा NC0 इनटू में 2 की पावर n, फिर आएगा बेटा NC2 इनटू में 2 की n-2 √3 की पावर 2। एंड सिमिलरली बच्चे मैं यहां पे कह रहा हूं, ठीक है, प्लस में NC4 2 की पावर n-4 इनटू में बेटा √3 की पावर 4 डैश 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 डैश, और इसको करते हैं हमने बंद। इधर क्या आया बच्चे, I प्लस एफ डैश। तो यहां से देखो बेटा ये 2 तो मेरे को ठीक है, क्लियर है 2। अगर आप अंदर नजर डालो ना तो मेरे को फ्रैक्शन मिला ही नहीं है। फ्रैक्शन देने वाला नंबर कौन सा था, √3। ध्यान से देखो यहां पे √3 की पावर को है 2 कर दिया तो ये एक इंटीजर मिल गया, √3 की पावर 4 ये भी इंटीजर मिल गया। √3 की यहां पे इवन पावर ही होगी तो दैट्स व्हाई यहां पे फ्रैक्शन आएगा ही नहीं। यहां पे जो भी रिजल्ट आएगा इंटीजर ही आएगा, विच इज इक्वल टू I प्लस एफ डैश। अब बच्चे ध्यान से देखो, दो मतलब 2 इंटू इंटीजर यानी कि एक बड़ा इंटीजर नंबर है, बड़े इंटीजर नंबर में मैं इस वाले इंटीजर को माइनस कर देता हूं तो बच्चे एक इंटीजर में से इंटीजर जाएगा, मान के लो 10 में से 2 गया, इंटीजर ही बचेगा। तो अगर मैं इसमें माइनस कर दूं उधर ले जाके तो मेरे पास ये इंटीजर ही है बचेगा बेटा। एंड इंटीजर की वैल्यू f प्लस एफ डैश है। इंटीजर की वैल्यू मतलब f प्लस एफ डैश की वैल्यू क्या आई, एक इंटीजर आई, f प्लस एफ डैश की वैल्यू इंटीजर आई। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चे कि मैंने कहा f फंक्शन, इसको बेटा मेरे को छोटे से लिखना था तो कहीं पे बड़ा लिख दिया कहीं पे छोटा लिख दिया, इट्स ओके। मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा क्योंकि मैं समझाते वक्त क्वेश्चन के अंदर ज्यादा फोकसफुल था। तो ये दोनों मिलके एक इंटीजर बनाए, ये कह रहे हैं इसकी वैल्यू एक इंटीजर आएगी। अब साइमल्टेनियसली एक फ्रैक्शन पार्ट जो है ना वो 0 से 1 की ओर होता है, ये भी फ्रैक्शन है तो 0 से 1 की ओर होगा। इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों को देखूं, इनकी रेंज को समझूं, तो एक तरफ तो मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है फ्रैक्शन पार्ट के ऊपर, एक की बेटा 1 को अप्रोच करेगी दूसरे की 1 को अप्रोच करेगी। तो यानी कि इनकी जो अप्रोचिंग वैल्यूज है ना, जो ये वैल्यूज अप्रोच करेंगे वो 0 से लेके f प्लस एफ डैश 0 से लेके 2 तक होगी। तो ये 0 और ये 2। अब अच्छा इक्वल टू नहीं जाएगा कभी भी, फ्रैक्शन पार्ट बेटा 0 नहीं होगा, ठीक है ना, तो या 0 नहीं होगा, ठीक है। अब फ्रैक्शन पार्ट जो है बच्चे यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू 0 से 2 होगी। दूसरी साइड में कह रहा हूं फ्रैक्शन पार्ट जो हमने हमने कंक्लूजन निकाला है इसकी वैल्यू एक इंटीजर है। तो इसका मतलब 0 से लेके 2 के बीच में ना एक ही इंटीजर आता है वो है 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे मेरे पास, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो मेरे पास आया f प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू जब मेरे पास 1 हुई बच्चे, अब मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, मैं यहां पे f डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे मेरे पास, तो f डैश की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 माइनस में f। क्वेश्चन ने बोला है I प्लस एफ एंड 1 माइनस एफ को निकालो। 1 माइनस एफ का मतलब है बेटा I प्लस एफ एंड इसका मतलब है बच्चे एफ डैश। और अभी अभी मैं इसको क्या बोला था, 2 प्लस √3 की पावर n इंटू हो रहा है 2 माइनस √3 की पावर n, जिसमें n ऊपर चले जाएगा तो बेटा a प्लस बी का a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा जिसमें 4 माइनस 3 आ जाएगा n यानी कि 1 की पावर n। एंड रिजल्ट क्या आया मेरे पास 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर बेटा ए आया यानी कि 1। किस तरीके से हमने लॉजिक्स को पकड़ा, लॉजिक्स को कैच करा, कुछ कंक्लूजन ड्राइव करे, देन वी गो फॉर अ रिजल्ट। आगे चलते हैं बच्चे, हम
इसी बेस पे क्वेश्चन है, देखना बहुत जल्दी हो जाएगा। कह रहा है 8 प्लस 3√7 क्या होगा, द इंटीग्रल पार्ट। इस वाली फिगर का इंटीग्रल पार्ट पूछा है, क्या होगा। हमने कहा ठीक है, जो हमें पता है हम जो करके आए हैं, 8 प्लस 3√7, इसमें एक इंटीग्रल पार्ट होगा और एक फ्रैक्शन पार्ट होगा। सिमिलरली, अच्छा इसकी पावर n भी है। सिमिलरली 8 माइनस में 3 3√7, इसके अंदर भी बेटा, अब 3√7 क्या होता है, √7 इंटू में 3 -8 करोगे आप बेटा, कैलकुलेटर में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, दिस कंटेन ओनली अ फ्रैक्शन पार्ट, जस्ट लाइक अ प्रीवियस, कुछ पॉइंट्स की वैल्यू आएगी जिसके ऊपर जितना भी करो तो पॉइंट्स ही आएगा। तो यानी कि बच्चे मेरे को मिला f डैश। आगे बेटा अगर मैं क्या करना है, मुझे इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे को मिलेगा i प्लस में f डैश। यहां पे मिलेगा बच्चे 2 इंटू में सारा का सारा इंटीजर पार्ट मिलेगा। अब बच्चे सारा का सारा इंटीजर पार्ट मिलेगा, तो मेरे को बोला है कि इस फिगर का इंटीग्रल पार्ट बताओ। तो मेरे पास हमने दोनों को जोड़ा तो इंटीग्रल पार्ट भी है, फ्रैक्शन पार्ट भी है, दूसरे वाले का फ्रैक्शन पार्ट भी है, और इनका रिजल्ट क्या है, मेरे को इंटीजर मिला है। मुझे बेसिकली कमेंट करना है इस आई के ऊपर कि इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा। तो इन दोनों की वैल्यू बेटा जस्ट लाइक प्रीवियस हमारे पास क्या निकली थी, 1। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा 2 इंटीजर आया है, 2 इंटीजर आया है उसमें से मैं 1 माइनस कर दूंगा, यहां से निकलेगा f प्लस एफ डैश। तो दो इंटीजर यानी कि इवन नंबर में से 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एक ऑड नंबर। सॉरी बेटा, ये तो बचा ही नहीं। तो यहां पे जो i बचा है तो ये क्या आएगा बेटा, ऑड नंबर। तो इस i के ऊपर यानी कि इसके इंटीग्रल पार्ट के ऊपर मैंने कमेंट करा कि ये क्या है बेटा, एक ऑड इंटीजर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमें बस लेकिन बेसिक पता होना चाहिए था। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस बार क्वेश्चन कह रहा है द इंटीग्रल पार्ट इज। पिछली बार बेटा सिर्फ कमेंट करना था कि इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, दिस टाइम वी नीड के इंटीग्रल पार्ट निकाल के दिखाओ। अच्छा, तो करने का तरीका वही, √2 प्लस 1 की पावर 6। ठीक है, यहां पे बच्चे मेरे पास हमने इसको क्या लिया था, i प्लस एफ, और इसके अंदर भी i प्लस एफ ही निकलेगा। अगर मैं √2 माइनस 1 कर रहा हूं तो इसके अंदर से फ्रैक्शन पार्ट आएगा। √2 की वैल्यू 1.41 होती है, -1 करेंगे तो 0.41 की पावर 6 एक इंटीग्रल ही देगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 इंटू में इंटीजर आया बच्चे मेरे पास। ठीक है ना, मेरे पास i प्लस में एफ डैश, इसके ऊपर कमेंट। तो इसकी वैल्यू तो बच्चे मेरे पास 1 होती है। तो यहां पर देखते हैं बेटा, 2 इंटीग्रल पार्ट को देखते हैं। तो यहां पे मैंने बोला था 6c0 √3 2 की पावर 6 प्लस 6c2 √2 की पावर 4 प्लस 6c4 √2 की पावर बेटा मेरे पास 2 प्लस में 6c6 √2 की पावर मेरे पास हो गई 0। तो बच्चे यहां पे √2 की पावर 6 का मतलब होता है √2 की पावर 2 जो है मेरे पास, यानी कि √2 2 2 2 ये मेरे को 8 देगा। 6 को 2 बार खोलेंगे और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, तो 6 पंजे 30, 15 15 इंटू में मेरे को मिलेगा 4, तो ये आया 60। 6 को 4 बार खोले 62, तो 15 ही आएगा, 15 दूनी 30, एंड यहां पे बेटा मेरे को मिलेगा 1। तो ये सारी वैल्यू आई 2, 60 30 90 98 और एक 99, तो मेरे को यहाँ पे 198 आया। नाउ i प्लस एफ डैश, मैंने अभी डिस्कस करा था कि इसकी वैल्यू हमारी 1 निकलती है ऐसी सिचुएशन में। तो जब ये उधर जाएगा तो मेरे पास i की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, आपकी i की वैल्यू हो जाएगी 197। तो इसकी इंटीग्रल पार्ट कितना आया बच्चे, मेरे पास 7 आया। तो पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ कमेंट करना था, इस वाले कैलकुलेशन पार्ट में हमें जोड़ना था। अच्छा बच्चे, मैं एक दो चीजें इसमें डिस्कस कर दूं। क्या हम जो कैलकुलेशन इस तरीके से कर रहे हैं, क्या हम डायरेक्टली नहीं खोल सकते? √2 प्लस 1 6 पावर तो 6 तक तो खुल सकता है। द आंसर इज खोल तो सकते हो बेटा, लेकिन कई जगह पे √2 की पावर ऑड भी आएगी,
ऑड आएगी तो बेटा आपको फिर वो पॉइंट्स में आएंगे, पॉइंट्स में आएंगे तो पॉइंट्स वाले सारी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, फिर उसके अंदर से इंटीग्रल पार्ट अलग करना पड़ेगा। यहां पे एक तकलीफ सी नजर आ रही है आपको कि किस तरीके से हम इंटीग्रल पार्ट के ऊपर जा तो रहे हैं लेकिन बहुत बड़ी कैलकुलेशन से है। इसके रिस्पेक्ट में मैं ये कह रहा हूं यार, हमें मतलब है इंटीग्रल पार्ट से, तो क्यों ना हम जब हमें पता है कि जब ऑड पावर लेंगे तो सॉरी इवन पावर लेंगे तो इंटीग्रल पार्ट ही बचेगा, यानी कि पॉइंट्स वाली चीजें आने अराइज होने की सिचुएशन या नौबत ही नहीं आएगी। तो दैट्स व्हाई मैंने इस प्रोसेस को लिया, हमने ऑड पावर बनाई सॉरी इवन पावर बनाई, जिससे मुझे पता चला कि सारा का सारा अब ये इंटीजर है। इंटीजर बना तो बच्चे बस इस तरीके से मैंने वैल्यू निकाली। तो बेटा बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत काम का लेक्चर था, बहुत अच्छे हमने क्वेश्चन करे मल्टीनोमियल और इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शन पार्ट के ऊपर। होप सो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू बच्चे, बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नेक्स्ट पॉइंट के साथ बाइनोमियल के अंदर ही। फिलहाल के लिए बेटा आप सबको गुड नाइट।